हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है डीसी जनित्र। उसके अंदर अपन लगभग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इससे आगे अपने इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। मैं पूरा प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो फिर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, 301 नंबर। देखिए, आर्मेचर के संबंध में तुल्यकालिक रिंग आवश्यक होती है। यानी मेरे पास अगर मैं कोई भी जनित्र का समानांतर क्रम प्रचालन करता हूं तो मुझे वहां पर क्या लगानी पड़ती है, तुल्यकालिक बार। तो कौन से जनित्र में ये लगाई जानी चाहिए? पहली बात तो ये बता देता हूँ, ये लगाते हैं अपनाते हैं सीरीज, जहाँ पे सीरीज वाइंडिंग होती है उस जनित्र में, एक बात। और इसके अलावा अपन लगाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे वाइंडिंग कौन सी हो, सीरीज में। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो मेरे पास वाइंडिंग के दो प्रकार होती हैं, एक होती है वेव वाइंडिंग, एक होती है मेरे पास लैप वाइंडिंग। यानी ये वाली जो रिंग लगाई जाती है वो लगाते हैं अपना करंट को बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए। यानी दो जनित्र है मेरे पास, ये वाले दो जनित्र। तो इसके जो पहले वाला जनित्र है और जो दूसरे वाला जनित्र है, दोनों की फील्ड में करंट का मान क्या जाए, बराबर बराबर। इसलिए मैं क्या लगाता हूँ, तुल्यकालिक रिंग। यानी कि करंट को बांटने के लिए लगाई जाती है। वो करंट ज्यादा किस में होती है, लेप वाइंडिंग में। उत्तर क्या गया इसका, लेप वाइंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मशीन वाइंडिंग के संबंध में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या खाली स्थान के बराबर होती है। यानी कि कोई भी डीसी मशीन होती है उसके अंदर कम्यूटेटर लगाए जाते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। तो किस आधार पर लगाए जाते हैं, आर्मेचर कॉइलों की संख्या, आर्मेचर कॉइलों की साइडों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर में टर्नों की संख्या। अगर टर्न लगाता हूं तो उसके आधार पर कभी कभी भी कम्यूटेटर नहीं लगाए जाते। जितने चालक होते हैं उसके आधार पर भी ये नहीं लगाए जाते। किसके आधार पर लगाए जाते हैं, आर्मेचर में कॉइलों की संख्या। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कौन सी पहली कॉइल है, ये मेरे पास दूसरी कॉइल है, और यहाँ पे ये मेरे पास कौन सी कॉइल है, तीसरी। तो इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ। तो एक कम्यूटेटर यहाँ पे लगेगा, कम्यूटेटर सेगमेंट एक यहाँ पे लगेगा, एक इनके बीच में। तो कम्यूटेटर सेगमेंट कितने हो गए, 3। और कॉइल कितनी है, 3। तो कॉइलों की संख्या के आधार पर क्या लगते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। साइडों के आधार पर नहीं लगते, क्योंकि प्रत्येक कॉइल में दो साइड होती है। कितनी साइड होती है, दो। तो दो दो, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो टोटल 6 लगेंगे ऐसे तो। पर ऐसा होता नहीं है। किस आधार पर लगते हैं, कॉइलों की संख्या के आधार पर। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी मशीन प्रयोगशाला के लिए डीसी सप्लाई निम्न प्रकार के उपयुक्त होगा। यानी कि मेरे पास कोई प्रयोगशाला है जहाँ पे डीसी मशीनें लगी हुई हैं, वहां पर मुझे डीसी सप्लाई कहाँ से मिलेगी, रोटरी कन्वर्टर के द्वारा नहीं, चक्री आरक रेक्टिफायर के द्वारा। तो इसका प्रयोग अपन कभी भी ऐसी जगह नहीं करते जहाँ पे मुझे ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। प्रेरण मोटर डीसी जनित्र सेट, यानी कि मेरे पास प्रयोगशाला है, इसका मतलब वहां पे कौन सी मोटर रहेंगी, ज्यादा एसी मोटरें। क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर एसी मोटरें ज्यादा यूज की जाती हैं। तो अपन मोटर और जनित्र सेट लगाते हैं एक। तो उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी जनित्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। एक, डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग कम्यूटेशन में सहायता करती है। यानी डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, कम्यूटेशन में सहायता। इसका मतलब ये बात तो सही है। अगला ऑप्शन क्या है, एक डीसी जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। तो इंटरपोल कहाँ पे लगती है, आर्मेचर सीरीज में। कंपनसेटिंग भी आर्मेचर सीरीज में। तो ये भी इसका ऑप्शन क्या है, सही है। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों विषम और पोल पिच के बराबर लगभग समान होती है। ये भी इसका ऑप्शन क्या है, सी। यानी बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, परंतु पोल पिच की क्या होनी चाहिए, बराबर। ये बात सी है इसकी। अगला ऑप्शन क्या है, समकारी बस। समकारी बोले तो कालिक रिंग, समकारी बोले तो तुल्यकालिक रिंग, तुल्यकालिक बार शर्ट जनित्र के समांतर चलने के उपयोग की जाती है। तो अभी मैंने बताया था कि तुल्यकालिक बार केवल उस जनित्र में प्रयोग की जाती है जिसके अंदर वाइंडिंग कौन से क्रम में हो, सीरीज के अंदर। इसके अलावा ऐसा जनित्र जो सीरीज में हो, यानी सीरीज जनित्र। तो दो ही प्रकार के जनित्रों में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, समकारी, सॉरी, कौन सी बार यूज की जाती है, समकारी छड़। तो इसने किसके लिए बोला, संट के लिए। तो ये बात क्या है इसकी, गलत। उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन।
इसने गलत ऑप्शन ही पूछा है, तो गलत क्या है इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकीकरण घटक उत्पन्न ईएमएफ कम कर देगा, आर्मेचर की गति को बढ़ा देगा, इंटरपोलों का फ्लक्स घनत्व कम कर देगा, स्पार्किंग ट्रबल में परिणाम। देखिए, अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो वहां पे क्रॉस चुंबकन या प्रतिचुंबकन प्रभाव होंगे, उसकी वजह से जो फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उत्तर क्या आएगा इसका? उत्पन्न ईएमएफ कम कर देगा, क्योंकि फ्लक्स घटेगा, इसका मतलब ईएमएफ घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी जनित्र में चुंबकीय फील्ड के द्वारा उत्पन्न होता है। मेरे पास कोई डीसी जनित्र है, उसके अंदर चुंबकीय फील्ड किसके द्वारा उत्पन्न, चुंबकीय फील्ड के द्वारा क्या चीज उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट नहीं होती। उत्तर क्या है इसका? ए ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पे उत्पन्न होती है, यानी विद्युत चुंबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी जनित्र में प्रतिकारी कुंडलों का उपयोग क्यों होता है? प्रतिकारी बोले तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है? मुख्य रूप से लोकल शॉर्ट सर्किट प्रदान करके एडी धारा को कम करने के लिए। तो एडी धारा को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? कोर को लेमिनेटेड करते हैं। तो ये तो नहीं आएगा इसका। चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ठंडे हवा के संचालन के लिए पाथ प्रदान करने के लिए। तो ठंडी हवा के संचालन के लिए अपन खांचे काट देते हैं, डक्ट काट देते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट, डक्ट। तो इन डक्ट के माध्यम से हवा आरो बार होगी और मशीन क्या हो जाएगी? ठंडी। तो वहां पे कंपनसेटिव वाइंडिंग कोई काम नहीं करती। अगला ऑप्शन क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस चुंबकीय प्रभाव भी असर करने के लिए। तो ये इसका ऑप्शन क्या है? सही। यानी कि अपन जो कंपनसेटिव वाइंडिंग करते किस लिए करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी जनित्र के निम्नलिखित घटकों में कौन सा डीसी जनित्र के प्रत्यक्ष धारा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाता है? यानी मेरे पास कोई डीसी जनित्र है, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? करंट लेनी है मुझे। कौन सी वाली? डीसी। प्रत्यक्ष बोले तो डीसी, यानी आउटपुट में मुझे डीसी लेनी है। तो ऐसा कौन सा भाग है जो एसी को डीसी में बदल देता है? कौन करता है अपने पास? कम्यूटेटर। इसका सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी जनित्र में डायरेक्ट उत्पन्न ईएमएफ में रिपल के द्वारा, खालिस्तान के द्वारा कम की जा सकती है। यानी कि मेरे पास जो भी मैं आउटपुट में क्या ले रहा हूँ डीसी जनित्र के द्वारा, डीसी, पर वहां पे कभी भी शुद्ध डीसी नहीं मिलती। कौन सी डीसी मिलती है? पल्सेटिंग। किस प्रकार की? इस प्रकार की, इस प्रकार की। तो मुझे इसको कम शुद्ध करके इस प्रकार में चेंज करना है। तो कौन कर सकता है ऐसा काम? ऐसा काम कर सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। कौन कर सकते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट। उत्तर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। आप देख करते कैसे हैं? अगर दो कम्यूटेटर सेगमेंट हुए तो अपने को मिलेगा इस प्रकार, अगर ज्यादा हुए तो इस प्रकार। ठीक है, तो अपने को लगभग क्या मिलेगा? ये इस प्रकार मिलेगा। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? गायब। तो इस प्रकार शुद्ध मिल जाती है थोड़ी सी। जितने ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे उतनी शुद्ध अपने को क्या मिलेगी? बाहर डीसी। तो कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या बढ़ा दो और शुद्ध डीसी बाहर ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी जनित्र में लेप वाइंडिंग खालिस्तान के लिए उपयुक्त उपयोग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग? लेप। तो लेप के बारे में मैं बता चुका हूँ, ज्यादा करंट और कम वोल्टेज। वोल्टेज कम और करंट का मान ज्यादा होता है। और जो वेव वाइंडिंग होती है उसके अंदर वोल्टेज ज्यादा परंतु करंट का मान क्या होता है? कम। तो पूछ कौन सी है? लेप वाइंडिंग। तो लेप किसके लिए आएगी? ज्यादा करंट और कम वोल्टेज के लिए, यानी निम्न वोल्टेज ज्यादा करंट। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दो जनित्र हैं ए और बी, प्रत्येक में कितने पोल हैं? 6 पोल। ए जो जनित्र है वो कौन सा है? वेव वाइंडिंग वाला। वो जो बी जनित्र है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग है? लेप। तो जनित्र ए और बी द्वारा प्रेरित ईएमएफ का अनुपात बताइए। मान लीजिए ये वाला कौन सा है? ए वाला, ये वाला बी वाला। ठीक है, ए के अंदर वाइंडिंग कौन सी है? वेव वाइंडिंग। तो वेव में कितने पोल होंगे? सॉरी, कितने समांतर रास्ते होंगे? 2। यानी कि फॉर्मूला क्या? ई बराबर 5ZNP डिवाइड बाई 60A। तो 60 क्या है? फिक्स। गति भी क्या है? फिक्स। मैं बराबर घुमा रहा हूं दोनों को। चालक भी क्या है? फिक्स। और फ्लक्स भी क्या है? फिक्स। तो
बचा क्या, ई समानुपाती, ई बराबर पी बटे ए, यानी पी बटे ए के अनुपात में क्या रहेगा, ईएमएफ रहेगा। तो पी का मान कितना है, 6 इसके लिए, बटे ए का मान क्या क्या है वियो के लिए, क्योंकि ए के अंदर कौन सी बाइंडिंग है, वियो, तो वियो के लिए कितना होता है 2। यही बात कर लेता हूँ किसके लिए, बी के लिए। पोलों का मान कितना है 6, 6 बटे ए का मान कितना है, ए बराबर पी होता है लेप के अंदर, तो कितना आ जाएगा 6, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, ये कटेगा कितना आएगा 3, तो 3:1। उत्तर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, शंट वाउंड डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ ई है। अब जबकि पोल फ्लक्स क्या है, नियत, यदि जनरेटर की गति दोगुनी कर दूं तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास फ्लक्स है उसको तो मैं क्या रख रहा हूँ, नियत। जो ईएमएफ पैदा होता है वो गति की क्या होता है, समानुपाती। गति क्या होता है, समानुपाती। गति दोगुनी हो रही है तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, दोगुना। पहले कितना था ई, अब कितना हो जाएगा 2E। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी जनरेटर में वास्तविक फ्लक्स वितरण खाली स्थान पर डिपेंड करता है, वायु अंतराल की साइज पर, पोल सूज का आकार पर, निकटतम पोल सूज की युक्तियों के बीच में निकासी, इनमें से सभी। यानी कि मेरे पास जो फ्लक्स आ रहा है वो गुजरेगा कहां तक जाएगा, आर्मेचर तक। ये मेरे पास आर्मेचर, बीच में क्या आएगा, वायु अंतराल। अगर वायु अंतराल कम रहा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ज्यादा। अगर वायु अंतराल क्या रहा, ज्यादा, तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, इसके पास पहुंचने वाला कम। इसका मतलब वायु अंतराल की साइज पे डिपेंड करता है। अगला अगला देखिए, पोल सूज के आकार पे। अगर पोल सूज का आकार इतना सा है, इतना सा, तो फ्लक्स क्या रहेगा, इतनी दूर रहेगा। अगर ये पोल सूज का आकार मैं बड़ा कर दूं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर तक फैल जाएगा। इस चीज पे भी डिपेंड करता है। निकटतम पोल सूज की युक्तियों के बीच में निकासी, यानी जो मेरे पास यहां से निकलेगा फ्लक्स, इसके पास वाले जो पोल होंगे वहां तक कितना पहुंच रहा है, क्योंकि रास्ता पूरा करेगा फ्लक्स, तो रास्ता पूरा करने में जितना ज्यादा फ्लक्स रास्ता पूरा करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स वहां पे फैलेगा। अगर रास्ता पूरा नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या हो चुका है, लीकेज, तो वो भी क्या है, बढ़िया। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है, सभी को पता है। आर्मेचर किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का। अगला देखिए, डीसी जनरेटर उत्पन्न ईएमएफ करता है आर्मेचर में एसी, आर्मेचर में डीसी, एसी डीसी पर आरोपित, इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होता है हमेशा कौन सा होता है, एसी। तो आर्मेचर कौन सा पैदा होगा, एसी। कोई भी घूमकर अगर ईएमएफ पैदा होता है वहां पे कौन सा होगा, एसी पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन देखिए, ब्रश उचित ग्रेड की हो और आकार का होना चाहिए उचित आकार का। ब्रश को आसानी से धारकों में चलना चाहिए, धारक बोले तो होल्डर। चिकना, गाढ़ा, संकेंद्रित, अच्छी तरह से अंडरकट। ब्रश क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, एकदम शानदार। मतलब जो उसकी फिनिशिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो बनावट है वो भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से खड्डे पड़ गए, इधर खड्डे पड़ गए, इधर टेढ़ा हो गया, इस प्रकार हो गया। तो ब्रश क्या होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट सही होना चाहिए माप के अंदर। अगला ऑप्शन क्या है, इनमें सभी। उत्तर क्या आएगा, सभी आएगा। देखिए कैसे, अगर ब्रश बढ़िया ग्रेड का नहीं हुआ तो वहां पे स्पार्किंग होगी। अगर सही आकार नहीं हुआ तो भी वहां पे क्या पैदा होगी, स्पार्किंग। कभी टच करेगा कभी टच नहीं करेगा। अगला क्या है, ब्रश को आसानी से धारकों में चलना चाहिए, यानी मैं जो होल्डर लगा रहा हूँ उसके अंदर ब्रश नहीं चल रही है ढंग से, मतलब ज्यादा कस गई, तो जब मेरे पास कम्यूटेटर घूमेगा तो यहाँ पे घर्षण होगा और ये ब्रश यहाँ से घिसेगी, घिसने के बाद भी आगे खिसक नहीं पाएगी ब्रश। अगर अंदर आरामदायक हो तो ब्रश आराम से बाहर आ सकती है, और वहां पे स्प्रिंग के प्रेशर के माध्यम से ये पूरी जो इसके ऊपर टच बनाए रख सकती है दूसरे को, तो वहां पे ये अपन बार बार लेते रहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ब्रश आगे आएगी नहीं, तो स्पार्किंग होगी, तो ऐसा गलत काम हो जाएगा। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी क्या है, सही। ये भी क्या है, सही, और सी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो तीनों क्या सही, उत्तर क्या है इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी मशीन का आर्मेचर खुला परिपथ आर्मेचर कॉइल है, यानी मेरे पास कोई डीसी मशीन में आर्मेचर है वो ओपन सर्किट हो चुकी है, तो मुझे कैसे पता लगेगा। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। पहला ऑप्शन क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट के निशान से पहचाना जा सकता है, इसके लिए खुला परिपथ कॉइल जुड़ा हुआ है।
यानी मेरे पास जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइजर। ये मेरे पास कम्यूटेटर, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइजर। तो अगर यहाँ से कोई कॉइल ओपन होगी तो मुझे पता लग जाएगा आराम से कि ये कॉइल क्या हो चुकी है, ओपन। ये ऑप्शन क्या है इसका, सी। कम्यूटेटर के चारों ओर एक चिंगारी से पूरी तरह संकेतक, यानी जब कॉइल मेरे पास क्या होगी, ओपन होगी, तो वहां पे स्पार्किंग का मान बढ़ जाएगा। तो बी ऑप्शन बी क्या है इसका, सही। उत्तर क्या आएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो या अधिक डीसी कंपाउंड जनरेटरों को समांतर संचालन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवक जनरेटर का वोल्टेज 10 बार की तरह होना चाहिए। ये बात इसकी क्या है, सही है। मतलब जो जनरेटर मैं बाद में लगा रहा हूँ, जो पहले से लगा हुआ है जनरेटर, उनकी वोल्टेज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं जनरेटर का समांतर प्रचालन करता हूँ, इसका मतलब वहां पे ऐसा होना भी चाहिए कि वोल्टेज क्या होनी चाहिए, दोनों के बराबर। आवक जनरेटर की ध्रुवता 10 बार के समान होनी चाहिए। यानी जो जनरेटर मैं लगा रहा हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास क्या 10 बार, ये इसका प्लस है, ये इसका क्या माइनस। और यहाँ पे कोई जनरेटर पहले से जुड़ा हुआ है, ये कोई दूसरा जनरेटर लाकर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इसकी जो वोल्टेज है वो इसके बराबर होनी चाहिए, पहली बात। और बराबर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस होना चाहिए। ये भी इसका क्या है, सही। अगला क्या है, सभी सीरीज जनरेटरों को तुल्यकालिक कनेक्शन के माध्यम से समानांतर में चलाना चाहिए। ये भी क्या है इसका, सही। यानी कि जहां पर सीरीज वाइंडिंग आ गई, वहां पर कौन सी किस चीज यूज करना चाहिए, तुल्यकालिक कनेक्शन का। तुल्यकालिक बोले तो जो तुल्यकालिक बार होती है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने पास, इक्विलाइजर कनेक्शन, इक्विलाइजर रिंग, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या, सभी जनरेटरों के सीरीज क्षेत्र या तो आर में से पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से जुड़े हुए होने चाहिए। ये इसका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। और ये तीनों क्या है, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग होता है ट्रैक्शन लोड की सप्लाई के लिए, नियंत्रक वोल्टेज प्रौद्योगिक लोड सप्लाई के लिए, एक बूस्टर के रूप में। तो बूस्टर आगे इसका सीरीज जनरेटर का उपयोग होगा। नियंत्रक बोलते हैं स्थिर वोल्टेज के लिए, तो स्थिर लोड के लिए कभी भी अपन डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग नहीं करते। ट्रैक्शन लोड बोलते हैं रेलवे लाइन के लिए, तो रेलवे लाइन के लिए एक कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का उपयोग वहां पे किया जाता है, वो भी ओवर वाले का, ओवर कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर का। तो ये भी नहीं आएगा, उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इंटरपोल फ्लक्स के लिए पर्याप्त होना चाहिए कम्यूटेटिंग सेल्फ प्रेरित ईएमएफ न्यूट्रलाइज हो, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या कर दे, न्यूट्रलाइज। आर्मेचर फ्लक्स के साथ ही कुंडली में प्रेरित ईएमएफ दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। उपरोक्त फंक्शनों में से कोई भी नहीं। देखिए, अगर मेरे पास इंटरपोल में लगा रहा हूँ, इसका मतलब वहां पे क्या कौन सा प्रभाव हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन। उसको मुझे क्या करना है, खत्म। इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ वहां पे, इंटरपोल। और इंटरपोल लगाऊंगा तो आर्मेचर रिएक्शन होता कहाँ है, आर्मेचर में। यानी आर्मेचर में जो फ्लक्स बन रहा है आर्मेचर का, ये चुंबक, उसको खत्म कर दे। उसके साथ ही कुंडलियों के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, यानी कई कई कुंडली में क्या प्रेरित हो रहा है, ईएमएफ खुद की वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, 100 प्रेरित ईएमएफ। क्या पैदा हो, 100 प्रेरित ईएमएफ। यानी कि वहां पे अल की भांति काम करती है कुंडली, उसको भी क्या कर दे, खत्म। तो तब क्या हो जाएगा मेरे पास, आर्मेचर सही तरीके से क्या करेगा, कार्य करेगा। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी जनरेटर आमतौर पर ऑटोमोबाइल बैटरी आवेशन के लिए पसंद किए जाते हैं। यानी कि मेरे पास जो ऑटोमोबाइल बोलते हैं मोटर गाड़ियों को, मोटर गाड़ियों में जो बैटरियां लगी होती हैं उनको चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो कौन से करते हैं, शंट का। क्योंकि उन बैटरियों को स्थिर वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, स्थिर वोल्टेज। तो कौन सा प्रयोग करेंगे अपन, शंट जनरेटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होती है। यानी कि मेरे पास फाई ई बराबर P/2 फाई एम। ये बराबर कब होगी, जब दो पोल होंगे। फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P/2 इंटू फाई एम। अब ये मान बराबर कब होगा, जब ये P से 2 कट जाएगा। P कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा
तो 2 से 2 कटेगा, यानी पोलों का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ पोल इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? एक डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ सीधे समानुपाती होता है फ्लक्स के, पोलों के, आर्मेचर गति के, पोलों की संख्या के, इनमें से सभी। उत्तर क्या है? सभी, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? फाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60A। पोलों की भी समानुपाती, एन की भी समानुपाती, चालकों की भी क्या समानुपाती, और फ्लक्स की भी क्या है? समानुपाती। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? डीसी जनरेटर में परस्पर स्पार्किंग को कम करने के लिए कॉइल में स्वप्रेरित ईएमएफ खाली स्थान को छोड़कर सभी निम्न द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है। बस के ऊपर क्या हो रही है? स्पार्किंग। कॉइल में क्या पैदा हो रहा है? स्वप्रेरित ईएमएफ। तो कौन कम कर सकता है? केवल एक चीज है इन चारों ऑप्शनों में जो नहीं कर सकती। इंटरपोल कम कर सकते हैं, ये तो इसका क्या सही है, इंटरपोल कर सकते हैं कम। डमी कॉइल नहीं कर सकती। कंपनसेटिंग कॉइल कर सकती है। ब्रश के अक्ष के शिफ्टिंग, यानी ब्रश को मैं खिसकाकर स्वप्रेरित ईएमएफ और स्पार्किंग को कम कर सकता हूँ। कंपनसेटिंग कॉइल के द्वारा भी कर सकता हूँ दोनों को कम। इंटरपोल के द्वारा भी कर सकता हूँ, पर डमी कॉइल के द्वारा नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन को उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। यानी इसको छोड़कर और बाकी तीनों क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ये नहीं करती। अभी करती क्या है? हंटिंग को खत्म करने का काम करती है। क्या काम करती है? हंटिंग को कहां पर? एक तो करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर, और करते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम पे चलता है तो 200 वोल्टेज पैदा करता है। यानी E1 का मान कितना है? 200। N1 का मान 1000। गति 1200 आरपीएम कर देता हूं, या N2 का मान कितना हो गया? 1200। तो ईएमएफ बताओ, यानी E2 का मान पूछ लिया। E1 बराबर N1 होता है, तो E2 बराबर N2 होगा। तो मार्क दीजिए, मार्क को उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास? लगभग 240 वोल्टेज के आसपास। दिखा देता हूँ एक बार करके आपको। E1 का मान कितना है? 200 बट्टे E2 का मान मुझे पूछा है, x मान लेता हूँ, बराबर N1 का मान 1000 बट्टे N2 का मान 1200। 2 से 2 को काट दो, 10 से 10 को काट दो, तो 12 को इधर ले जाऊं, x को इधर ले जाऊं, यानी कि 20 इंटू 12 बराबर x। 12 इंटू 2 कितने होते हैं? 24। कितना आ जाएगा? 240 वोल्टेज बराबर x। उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शंट जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण सामान्यतः खाली स्थान के द्वारा प्रतिबंधित होता है। जनरेटर कौन सा? शंट जनरेटर। उसके अंदर नियत वोल्टेज रहती है। ऐसा कार्य कौन करता है? नियत वोल्टेज वहां पे रहनी चाहिए। गति सीमा, गति से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर वोल्टेज का। शंट के अंदर आप चाहे कितने तेज घुमा दो, चाहे कितना भी धीरे घुमा दो उसको, तो वहां पे ईएमएफ को स्थिर करने का काम गति का नहीं है। आर्मेचर में हीटिंग, तो हीटिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं होता अपना। विद्युतरोधी प्रतिबंध, तो विद्युतरोधी प्रतिबंध भी नहीं होते। क्या होता है? लोहे की संतृप्ति, यानी जो उसके अंदर फील्ड पोल बनाए गए हैं वो क्या हो जाते हैं? एक बार के अंदर ही क्या हो जाते हैं? संतृप्त। उसके बाद वो मैग्नेट नहीं लेते हैं, और वोल्टेज क्या रहेगी? लगभग स्थिर रहेगी। उत्तर क्या आएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? यदि कोई डीसी जनरेटर बिल्डअप में असफल रहता है तो संभावित कारण नहीं हो सकता। यानी कोई मेरे पास जनरेटर वो वोल्टेज बनाने में क्या रहता है? असफल। तो निम्न में से कौन सा कारण है जो इसका हो नहीं सकता? अपूर्ण ब्रश संपर्क। अगर ब्रशों का संपर्क पूरा नहीं हुआ कम्यूटेटर के साथ तो वो आउटपुट में वोल्टेज नहीं देगा। तो पहला ऑप्शन क्या इसका सही है? ये कारण नहीं हो सकता इसका। तो कारण हो सकता है, ये इसका कारण हो सकता है। फील्ड प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम है, इसका मतलब फील्ड प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम है तो वोल्टेज बढ़ाएगा। ये भी क्या है? एक प्रकार से सही है। जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक नहीं है। अगर रेजिडुअल मैग्नेट खत्म हो गई, इसका मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में क्या रहेगा? असफल। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। तो ए, बी और डी इनकी वजह से वोल्टेज बनाता है जनरेटर, और सी की वजह से नहीं बनाता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर क्षेत्र में फ्लैशिंग का अर्थ क्या होता है? क्या चीज पूछिए? फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है कि मेरे पास कोई डीसी जनरेटर है, उसके अंदर जो मेरे पास फील्ड होती है, फील्ड के अंदर क्या नहीं बनती? चुंबक नहीं बनती। तो यानी रेजिडुअल मैग्नेट क्या हो चुकी होती है? खत्म। मैं चाहता हूँ रेजिडुअल मैग्नेट वापिस आ जाए, वापिस आ जाए। इसके लिए मैं एक बार उसको बैटरी से जोड़ता हूँ और वहां पे रेजिडुअल मैग्नेट क्या करता हूँ? बनाता हूँ। उसको ही क्या कहते हैं? फ्लैशिंग कहते हैं। उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। डीसी स्रोत के द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व बनाना क्या कहलाता है? फ्लैशिंग। फ्लैशिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ 600 वोल्टेज है। आर्मेचर प्रतिरोध कितना? 0.1 ओम। यदि आर्मेचर धारा 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? देखिए, ये मेरे पास क्या है? कोई शंट जनरेटर, और यहां पे जो आर्मेचर है ये हो गया आर्मेचर, और यहां पर लग गया मेरे पास लोड, और लोड की वोल्टेज इसने पूछी है। आर्मेचर प्रतिरोध कितना? 0.1। वोल्टेज कितनी बना रहा है आर्मेचर? 600 वोल्टेज। वो करंट कितनी है? 200 एम्पियर। अगर 200 एम्पियर करंट है तो इसका मतलब आर्मेचर कुछ खाएगा। वोल्टेज कितनी खाएगा आर्मेचर? वी ए के बराबर आई ए आर ए। आई ए का मान कितना है? 0.1 इंटू 200, कितनी खा लेगा? 20 वोल्टेज। तो बचेगी कितनी? 580 वोल्टेज। यानी 600 में से कितनी खा लिया आर्मेचर ने? 20 वोल्टेज। तो बची कितनी मेरे पास? 580 वोल्टेज। ये वोल्टेज किसकी रहेगी मेरे पास? लोड की या फील्ड की? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? एक डीसी जनरेटर के स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए ब्रश को आगे हटाना चाहिए ताकि उन्हें ले जाया जा सके। यानी मैं चाहता हूं मेरे पास स्पार्किंग रहित क्या हो? कम्यूटेशन। तो मैं ब्रश को खिसकाता हूं, खिसका कर कहां पे लेके जाता हूं? जो आर्मेचर पहले एक्स था, ये पहले क्या होता है? एक्स होता है आर्मेचर का। आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा एक्स होता है? बीच वाला। पर जब चलेगा जनरेटर, इसका मतलब अक्ष घूमेगा, तो मैं पहले से बस को कहां पे स्थापित कर देता हूं? इस अक्ष से थोड़ा सा आगे, ताकि आर्मेचर घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसका अक्ष क्या हो जाएगा? चेंज। या चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष के ठीक थोड़ा सा आगे। उत्तर क्या आएगा? ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्मेचर कॉइल ब्रश द्वारा लघु पतित होता है तब यह स्थित होता है, या शॉर्ट सर्किट हो रहा है आर्मेचर कॉइल, तब ये कहां पे होगा? ये केवल और केवल न्यूट्रल जो अक्ष होता है उसके साथ होता है। क्योंकि मेरे पास जो ब्रश लगती है वो कहां पे लगती है? न्यूट्रल अक्ष में लगती है, यानी कि उदासीन अक्ष में। तो वहीं पे क्या होगा मेरे पास? आर्मेचर कॉइल क्या होगा? शॉर्ट होगा। इसका उत्तर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। तो इस वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे। 331 नंबर तक अपने कर लिए क्वेश्चन, और जो 2 क्वेश्चन शेष रहेंगे अपने पास वो करेंगे अपना अगले वाली वीडियो में बात। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगले वाली वीडियो में कुछ नई क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।